हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई शुरू करने से पहले पिछली वीडियो के कुछ टॉपिक रिमेन रह गए थे, उसको पहले हम कवर करेंगे। जैसे कि डिमांड फॉर मनी बाकी था, और ब्रॉड मनी और नैरो मनी को थोड़ा मुझे और एक्सप्लेन करके बताना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीएससी में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि नैरो मनी का मतलब वो होता है जो कॉमनली यूज़ हो, कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज को नैरो मनी कहते हैं। जैसे कि करेंसी हुआ, ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट हुआ, उसको नैरो मनी कहते हैं। तो नैरो मनी को एक शॉर्टकट में इकॉनमी में लिखते हैं M=C+DD, वेयर C इज़ करेंसी एंड DD इज़ डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, वहीं ब्रॉड मनी क्या होती है? ब्रॉड मनी जो मनी पूरी सर्कुलेशन में, टोटल मनी सर्कुलेशन में कितनी है इकॉनमी में, उसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी, जिसको हम लोग इकॉनमी लैंग्वेज में लिखते हैं M=C+DD+SD+TD, वेयर C को हम करेंसी मानते हैं, D को डिमांड डिपॉजिट मानते हैं, SD को हम सेविंग डिपॉजिट मानते हैं, और TD को हम टाइम डिपॉजिट मानते हैं। अगर आप डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपली उसका मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट मतलब विदड्रॉ एनी टाइम, मतलब जो पैसा आप जमा करते हो, ठीक है, लाइक करंट अकाउंट में जो भी पैसे आप जमा कर रहे हो उसको आप कभी भी निकाल सको, वो डिमांड डिपॉजिट है। और टाइम डिपॉजिट मतलब जो मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही निकाल सकते हो। एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, जब एटीएम से हम पैसे निकालते हैं करंट अकाउंट में, ठीक है, उसको कभी भी, वो हाईली लिक्विड होता है, हम कभी भी चाहें कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन टाइम डिपॉजिट जो है, अगर आप LIC में फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो वो एक टाइम के बाद ही निकाल पाओगे, अगर निकाल भी रहे हो तो फिर आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। और लेकिन टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि आपको हाई इंटरेस्ट मिलता है, और आप LIC में या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट में, किसी भी पॉलिसी में आप इन्वेस्ट करते हो इसीलिए ना, क्योंकि आपको बाद में ज़्यादा रिटर्न मिले। लेकिन वही डिमांड डिपॉजिट में आपको रिटर्न मिल भी सकता है थोड़ा बहुत, या नहीं भी मिलता है, मैक्सिमम टाइम में नहीं मिलता है डिमांड डिपॉजिट में। तो इसको सिंपली समझ सकते हैं ऑन द टाइम जो विदड्रॉ कर सके एनी टाइम, वो डिमांड डिपॉजिट। और मैच्योरिटी जो है वो प्री डिटरमाइंड पीरियड, जब एक पीरियड जो है डिटरमाइन है कि आप इसी पीरियड को इसको निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट। तीसरा हमारा टॉपिक जो रिमेन रह गया था वो डिमांड फॉर मनी। तो हम मनी की डिमांड किस किस सिचुएशन में करते हैं? तो हम 3 पर्पज़ से मनी की डिमांड करते हैं। पहला प्रिकॉशनरी मोटिव से, दूसरा ट्रांजैक्शन मोटिव से, और तीसरा जो है स्पेकुलेटिव मोटिव से। प्रिकॉशनरी का सिंपल मतलब है प्रिकॉशन, ठीक है, प्रिकॉशन के तौर पे हम मनी को डिमांड करते हैं। जैसे कि हम पहले से कुछ पैसे सेव करते हैं कि अगर कोई बीमार पड़ गया अचानक, या एक्सीडेंट हो गया, जो भी अनफॉर्सीन इवेंट के लिए अगर हम पैसे सेव करते हैं उसको कहते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव, ठीक है। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है? उसका सिंपली मतलब है कि डे टू डे ट्रांजैक्शन में जो हम यूज़ करते हैं मनी, उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। एग्जांपल करंट ट्रांजैक्शन। वहीं स्पेकुलेटिव मोटिव मतलब स्पेकुलेशन करना। इनके नाम से ही आपको इसका फंक्शन पता चल जाएगा। प्रिकॉशनरी मतलब प्रिकॉशन के लिए, ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन डे टू डे के लिए, स्पेकुलेटिव मतलब स्पेकुलेट करना, सोचना कि अभी हम सोचते हैं कि आगे चल के गोल्ड के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो हम पहले ही गोल्ड खरीद के रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं कि इसके प्राइस बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर वही सोचते हैं कि गोल्ड के प्राइस आगे चल के घट जाएंगे, तो फिर क्या करते हैं कि हम आराम से रुके रहते हैं कि चलो जब घट जाएगा तब खरीदेंगे। मतलब एक इन्वर्स रिलेशन होता है। यहाँ से हमारा डिमांड टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम शुरू करते हैं मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई सिंपली मीन्स रिफर टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन ए इकोनॉमी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कि इकॉनमी में कितनी ज़्यादा मनी सर्कुलेट हो रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस ईयर में या उस समय में जितनी मनी सप्लाई हो रही है उसके टोटल को हम कहते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। इसके फीचर क्या क्या होता है? तो इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। एग्जाम्पल, इट इज़ कंसर्न विथ ए पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। दूसरा इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, विच मीन्स कि ये सिर्फ मनी सप्लाई जो है सिर्फ पब्लिक में जो मनी है वही इंक्लूड करता है, ना कि जो गवर्नमेंट और RBI या कमर्शियल बैंक के पास है उस मनी को ये नहीं इंक्लूड करता है। ये सिर्फ इंडिविजुअल और बिजनेस फर्म्स के जो मनी है उसको इंक्लूड करता है। क्यों? क्योंकि ये तो एक रिजर्व है हमारा ना, जो गवर्नमेंट और RBI के पास है वो तो रिजर्व है, वो सर्कुलेट कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मनी पब्लिक के पास सर्कुलेट हो रही है, बिजनेस फर्म्स में, हमारी कंट्री में सर्कुलेट हो रही है, उसी मनी को काउंट करता है, ठीक है। अब समझते हैं हम मनी के कंपोनेंट क्या है। तो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, और दूसरा होता है डिमांड डिपॉजिट। मतलब करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक का मतलब ये होता है कि करेंसी पब्लिक के पास कौन कौन सी है?
कॉइन्स है और पेपर करेंसी है, ठीक। और दूसरा जो है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब जो हम बैंक में जमा करते हैं ऑन डिमांड चेक से हम जो निकाल सके वो मनी, और जो कॉइन्स के फॉर्म में है 1, 2, 5 और 10, और जो पेपर के फॉर्म में है पेपर करेंसी जिसे कहते हैं, वो एक प्रॉमिसरी नोट होता है पेपर करेंसी, उसके फॉर्म में जो है उसको हम इंक्लूड करते हैं उसके कंपोनेंट के, मनी सप्लाई के कंपोनेंट के रूप में। दूसरा हम समझते हैं कि मेजर्स क्या है मनी सप्लाई के, ठीक है। तो मनी सप्लाई के मेजर्स जो पहले टिल 1967 और 68 से रिजर्व बैंक जो है नेहरू मेजर्स मतलब फॉलो करती थी मनी सप्लाई के लिए, लेकिन 1977 के बाद 4 अल्टरनेटिव मेथड्स और आ गए हैं। कौन कौन से? M1, M2, M3 एंड M4। पहले हम समझ लेते हैं नेहरू मेजर क्या था, जो कि हम यूज़ करते थे 1968 तक। तो नेहरू मेजर जो था वो कैटेगरी ऑफ मनी सप्लाई है दैट इंक्लूड ऑल फिजिकल मनी, ठीक है। जितनी भी फिजिकल मनी है वो सारी किस में इंक्लूड होती थी? नेहरू मेजर में, जैसे कॉइन करेंसी और डिमांड डिपॉजिट एंड अदर लिक्विड एसेट, जितने भी सिर्फ लिक्विड एसेट्स हैं वही इंक्लूड होते थे नेहरू मेजर में, हेल्ड बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब आया अल्टरनेटिव मेथड M1, M2, M3, M4, इसमें हम रिजर्व भी काउंट करने लगे। अब कौन से रिजर्व्स? तो देखो M1 जो है वो ट्रांजैक्शन मनी के रूप में जानी जाती है, C प्लस DD प्लस OD। C विच मीन्स करेंसी, DD मीन्स डिमांड डिपॉजिट एंड OD मीन्स अदर डिपॉजिट, ठीक है। और M1 को हम नैरो मनी कहते हैं। नैरो मनी मैंने आपको बताया जो रेगुलर सर्कुलेट होती है, ठीक है। इसको मोस्ट लिक्विड मनी भी कहते हैं M1 को, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं कि C करेंसी जो है, करेंसी में क्या क्या इंक्लूड होता है। मतलब C जो है करेंसी तो हम सिंपली कहते हैं, लेकिन सिर्फ करेंसी थोड़ी होती है उसमें। करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, मतलब ये क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। रिमेंबर एनी करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक्स इज नॉट बी इंक्लूडेड, ओके। सिर्फ वो पेपर मनी और कॉइन्स को ही इंक्लूड करती है, जो गवर्नमेंट और RBI के पास है वो करेंसी अपने अंदर नहीं इंक्लूड करती है। फिर दूसरा है डिमांड डिपॉजिट। ये डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विथ कॉमर्शियल बैंक, जो कॉमर्शियल बैंक में हम जमा करते हैं पैसा या जो डिमांड डिपॉजिट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डिमांड डिपॉजिट। ये कोई एट द एनी टाइम हम विदड्रॉ कर सकते हैं, इशूइंग चेक्स और एनीथिंग, ठीक है। फिर आता है अदर डिपॉजिट विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इट इंक्लूड डिपॉजिट हेल्ड बाय RBI ऑन बिहाफ ऑफ फॉरेन बैंक, ठीक है। इसमें सिंपली क्या होता है अदर डिपॉजिट में, जो RBI डिपॉजिट करती है फॉरेन बैंक के बिहाफ में, जैसे कि हमारे पास रिजर्व है, गोल्ड रिजर्व है, डॉलर का रिजर्व है, ठीक है। फिर से IMF में हमारा SDR है, SDR में आगे चल के आपको समझाऊंगी। तो वो सब जब सारे रिजर्व को मिला के वो जो होता है वो होता है अदर डिपॉजिट, ठीक। तो M1 क्या क्या इंक्लूड करता है? C प्लस DD प्लस OD, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। फिर आता है दूसरा अल्टरनेटिव मेथड M2। M2 क्या है? इट इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एज कम्पेयर टू M1। रिमेंबर कि ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट M1 से तो है, बट M2 को भी जो है हम नैरो मनी ही मानते हैं। होली जब हम पढ़ते हैं तो M1 और M2 को दोनों को नैरो मनी मानते हैं, M3 और M4 को हम जो ब्रॉडर मनी मानते हैं। और M1 और M2 अगर नैरो मनी है तो नैरो मनी है विच मीन्स ये सबसे लिक्विड मनी। अब हम समझते हैं कि M2 में हम इंक्लूड क्या करते हैं। तो M2 में हम इंक्लूड करते हैं M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक। मतलब इसका कि जो M1 के कंपोनेंट है, M1 के क्या कंपोनेंट है? करेंसी है, डिमांड डिपॉजिट है और अदर डिपॉजिट। उसके साथ हम सेविंग भी इंक्लूड करते हैं। M1 M2 में तो सिर्फ करंट की चीज़ें थी ना, करंट अकाउंट में जो चीज़ें थी, लेकिन हम उसके साथ M3 में क्या करते हैं? सेविंग को भी अपने इंक्लूड करते हैं, जो कि या तो बैंक में करें या पोस्ट ऑफिस में करें। फिर आ जाता है कॉन्सेप्ट M3 का। दिस कॉन्सेप्ट इज़ ब्रॉडर एज कम्पेयर टू M1। M3 जो है M1 से तो ब्रॉडर है, M3 ऐसे भी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में ही आता है, M3 और M4। फिर ये क्या इंक्लूड करता है? नेट टाइम डिपॉजिट भी इंक्लूड करता है। M3 जो है नेट टाइम डिपॉजिट इंक्लूड करता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं M3 इज इक्वल टू M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ अ बैंक, ठीक है। ये M1 के C प्लस DD प्लस OD को भी ऐड करता है, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। नेट मतलब कि आपका टोटल कितना, मतलब टोटल नेट वैल्यू कितनी है आपकी डिपॉजिट की, उसको इंक्लूड करता है M3। फिर M4 आता है, ये क्या इंक्लूड करता है? द मेजर इंक्लूड टोटल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू M3। जब M3 में हम टोटल डिपॉजिट अपना इंक्लूड कर देते हैं, पोस्ट ऑफिस और सेविंग बैंक जिसमें भी किए टोटल डिपॉजिट, तो उसको हम क्या कहते हैं? M4।
अगर हम इसको ब्रीफली सॉर्ट करें तो M1 एंड M2 जो है नैरो मनी होता है, M3 एंड M4 जो है ब्रॉड मनी होता है। M1 मेजर इज़ मोस्ट लिक्विड एज इट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू कैश। जो M1 होता है वो बहुत लिक्विड होता है, तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सकता है। M4 जो होता है लीस्ट लिक्विड होता है, वो तुरंत कन्वर्ट नहीं हो सकता है कैश में। और M3 जो है वो मोस्ट, हम लोग मनी सप्लाई में मोस्टली उसी को यूज़ करते हैं, इसी मेज़र को M3 को यूज़ करते हैं। M3 क्या होता है? M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो मनी मल्टीप्लायर सिंपली मीन्स रेशियो ऑफ स्टॉक ऑफ मनी टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। ठीक है, इसका मतलब हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है और रेशियो ऑफ स्टॉक मनी, ये इसको हम कैसे सिंपली समझेंगे। तो पहले मल्टीप्लायर का मतलब समझ लेते हैं। तो सिंपली मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमारा टोटल डिपॉजिट कितनी बार इंक्रीज़ होता है इनिशियल डिपॉजिट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, तो वो कितनी बार इंक्रीज़ होके हमारा टोटल डिपॉजिट जो है मतलब उससे कई गुना हो जाता है। अगर हम 100 रुपये मतलब एज ए बैंक का फंक्शन ऐसे होता है कि अगर आप 100 रुपये जमा करते हैं तो वो उसको लोन दे के अपने पास रिजर्व लेके उसको इंक्रीज़ करते करते 1000 रुपीज़ तक पहुंचा देती है। तो उसी को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मतलब 100 का 1000 होना इज़ कॉल्ड मल्टीप्लाई। ओके, मनी मल्टीप्लायर डिपिक्ट करता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द टोटल डिपॉजिट हैव इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द मनी। इनिशियल डिपॉजिट से वो टोटल डिपॉजिट कितनी बार इंक्रीज़ हुआ है उसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, इसका टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि द रेशियो ऑफ स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ मनी मतलब MS, ठीक है, टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी क्या है वो समझते हैं। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये होता है मनी मल्टीप्लायर MM विच मीन्स मनी और मल्टीप्लायर, ठीक, इज इक्वल टू MS मीन्स स्टॉक ऑफ मनी, ठीक, अपॉन में H क्या होता है? हाई पावर्ड मनी। तो MM मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू MS मनी सप्लाई या स्टॉक ऑफ मनी अपॉन में हाई पावर्ड मनी। अब हम समझते हैं हाई पावर्ड मनी क्या है। तो इट इज़ अ टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री। ये एक तरह से टोटल लाइबिलिटी है जो मॉनेटरी अथॉरिटी के, जो कंट्री के मॉनेटरी अथॉरिटी है उस पर होती है। इसको बेसिकली हम ऐसे समझते हैं कि पहले आप इस तरह से इसको सिंपली समझ जाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन मनी एंड हाई पावर्ड मनी में क्या होता है। मनी और हाई पावर्ड मनी क्यों एक दूसरे से अलग है। तो मनी में हम क्या इंक्लूड करते हैं? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। हाई पावर्ड में मनी में क्या इंक्लूड करते हैं? करेंसी प्लस रिजर्व विथ बैंक्स। मतलब मनी जो होता है वो करंट का चीज़ होता है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट टोटल तुरंत विड्रॉ करने का। लेकिन हम हाई पावर्ड मनी में जो करेंसी होता है प्लस हम जो बैंक में भी जो डिपॉजिट किए हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई जो है वो सिर्फ पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड करती है, और हाई पावर्ड मनी जो है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व विथ बैंक्स दोनों को इंक्लूड करती है। यही बेसिक डिफरेंस है हाई पावर्ड मनी में। ठीक, अब हम समझते हैं मनी मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, मतलब मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, अगर या फिर कोई बैंक जो है वो कैसे फंक्शन करती है। तो उसका सिंपली आप एक एजम्पशन ले लीजिए कि ऑल ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू बैंक। सारे जो ट्रांजेक्शन है एजम्पशन कर लीजिए कि बैंक के थ्रू हो रहे हैं आपके, ठीक, और जो इनिशियल डिपॉजिट आपने 1000 रुपीज़ का किया है और बैंक जो है अपने पास रिज़र्व मतलब हम जैसे आप नॉर्मली रिज़र्व या सेविंग जिसको बोलते हैं उसे हम इकोनॉमिक के लैंग्वेज में CRR कहते हैं, कैश रिज़र्व रेशियो, कैश का रिज़र्व करना। तो मान लेते हैं कि आप 1000 रुपीज़ जमा करते हैं और बैंक जो है अपना 20% उसका रिज़र्व रखती है। कभी भी आप बैंक में जमा करते हैं पैसे तो वो टोटल पैसे आपको नहीं देती है। वो क्या करती है कि अगर आप 1000 रुपीज़ जमा किए हैं तो उसका 20% वो एज ए रिज़र्व रख देती है कि कुछ भी आपको तुरंत, अगर आप जो तुरंत डिमांड की है आपको करेंसी की या पैसे की, तुरंत आप चेक से निकाले तो वो आपके पास हो, उसके लिए वो रिज़र्व रखती है। और बाकी जो आपके 800 रुपये है वो लैंडिंग कर देती है, लोन दे देती है। ठीक, तो कैसे फंक्शन करती है? पहले क्या करती है कि 1000 रुपीज़ वो आपसे इनिशियल डिपॉजिट लेती है, 20% वो अपना कैश रिजर्व रख लेती है, 20% विच मीन्स 200 रुपये, 80% मतलब 800 रुपये वो लैंड कर देती है एज ए लोन के फॉर्म में, जिससे उसको प्रॉफिट हो। जब वो 800 रुपये लैंड करती है, ठीक है, लोन के फॉर्म में, तो फिर वो कैश रिजर्व फिर उसमें सेकंड जो है अगर आदमी है या कोई और है तो वो 800 रुपये डिपॉजिट करता है। ठीक, जब वो 800 रुपये जब देती है ना तो वो उसका इंटरेस्ट उसको मिलता है। ठीक, तो वो 160 रुपये, फिर 20% जो होगा उसका रिजर्व हो जाएगा 800 में से,
तो फिर क्या बचा उसके पास 640, वो फिर उस 640 को मतलब वो कर देती है फिर वो 640 जो तीसरा इंसान है वो डिपॉजिट करेगा, तो उसमें से वो फिर 20%, मतलब ये ऐसे चलता चलता रहता है। तो बैंक इसी पैसे अपने कहाँ से क्रिएट करती है, इसी रिज़र्व से, इसी रिज़र्व से, और जो लोन वो क्रिएट करती है आपके पैसे से ही वो अपना रिज़र्व रखती है और उस पैसे को फिर लोन में एक्सटेंड कर देती है। उससे क्या होता है, उसका मनी जो है मल्टीपल होता रहता है। जब एक इंसान से उसने लिया, फिर दूसरे इंसान को वो लैंड कर दिया और अपने पास 20% एज ए रिज़र्व रख लिया, जिससे कि अगर कोई तुरंत डिमांड करे अपने पैसे की तो वो दे सके। ठीक, उसके बाद जब वो लोन देती है तो लोन फिर जब जाता है तो फिर कोई और डिपॉजिट करता है, मतलब वो 800 रुपये जो जिसको लोन दिया है फिर उसने डिपॉजिट किया 800, तो फिर उसका 20% रख लेती है 160, ऐसे कर करके वो मनी मल्टीप्लाई होता जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट अब अगर हम कह लेते हैं कि 5 से 6 बार, मतलब 5 बार वो अगर मनी 6 बार वो हुआ मल्टीप्लाई, तो उसका टोटल डिपॉजिट कितना होगा 5000, उसका रिज़र्व कितना हो जाएगा 4000, मतलब बैंक को 1000 रुपये से 5000 उसको बना दिया, अपने पास रिज़र्व भी 4000 रख लिया, और जो लोन है वो भी एक्सटेंड कर दिया 1000 रुपये का। दिस इज़ कॉल्ड अ मनी मल्टीप्लायर एंड फंक्शंस ऑफ बैंक। ठीक, टोटल डिपॉजिट जो है 5 टाइम्स हो जाता है इनिशियल डिपॉजिट की, किस लिए, क्यों, बिकॉज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, और मनी मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है 1/LRR, 1/लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो मैं आगे चल के पढ़ाऊँगी, लीगल रिजर्व, CRR, SLR, ये आपके RBI या बैंकिंग चैप्टर में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम समझते हैं मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। तो मनी मल्टीप्लायर सिंपली मीन्स रेशियो ऑफ स्टॉक ऑफ मनी टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। ठीक है, इसका मतलब हाई पावर्ड मनी का मतलब क्या होता है, और रेशियो ऑफ स्टॉक मनी, ये इसको हम कैसे सिंपली समझेंगे। तो पहले मल्टीप्लायर का मतलब समझ लेते हैं। तो सिंपली मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स जो है हमारा टोटल डिपॉजिट कितनी बार इंक्रीज़ होता है इनिशियल डिपॉजिट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर हम 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक, तो वो कितनी बार इंक्रीज़ होके हमारा टोटल डिपॉजिट जो है मतलब उससे कई गुना हो जाता है। अगर हम 100 रुपये मतलब एज ए बैंक का फंक्शन ऐसे होता है कि अगर आप 100 रुपये जमा करते हैं तो वो उसको लोन दे के अपने पास रिजर्व लेके उसको इंक्रीज़ करते करते 1000 रुपीज़ तक पहुंचा देती है। तो उसी को हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, मतलब 100 का 1000 होना इज़ कॉल्ड मल्टीप्लाई। ओके, मनी मल्टीप्लायर डिपिक्ट करता है कि नंबर ऑफ टाइम्स द टोटल डिपॉजिट हैव इंक्रीज फ्रॉम इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द मनी। इनिशियल डिपॉजिट से वो टोटल डिपॉजिट कितनी बार इंक्रीज़ हुआ है उसी को कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, इसका टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि द रेशियो ऑफ स्टॉक ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ मनी मतलब MS, ठीक है, टू द स्टॉक ऑफ हाई पावर्ड मनी। तो हाई पावर्ड मनी क्या है वो समझते हैं। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला ये होता है मनी मल्टीप्लायर MM विच मीन्स मनी और मल्टीप्लायर, ठीक, इज इक्वल टू MS मीन्स स्टॉक ऑफ मनी, ठीक, अपॉन में H क्या होता है हाई पावर्ड मनी। तो MM मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू MS मनी सप्लाई या स्टॉक ऑफ मनी अपॉन में हाई पावर्ड मनी। अब हम समझते हैं हाई पावर्ड मनी क्या है। तो इट इज़ ए टोटल लाइबिलिटी ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ ए कंट्री। ये एक तरह से टोटल लाइबिलिटी है जो मॉनेटरी अथॉरिटी के जो कंट्री के मॉनेटरी अथॉरिटी है उस पर होती है। इसको बेसिकली हम ऐसे समझते हैं कि पहले आप इस तरह से इसको सिंपली समझ जाएंगे कि डिफरेंस बिटवीन मनी एंड हाई पावर्ड मनी में क्या होता है, मनी और हाई पावर्ड मनी क्यों एक दूसरे से अलग है। तो मनी में हम क्या इंक्लूड करते हैं, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। हाई पावर्ड में मनी में क्या इंक्लूड करते हैं, करेंसी प्लस रिजर्व विथ बैंक्स। मतलब मनी जो होता है वो करंट का चीज़ होता है, करेंसी और डिमांड डिपॉजिट टोटल तुरंत विड्रॉ करने का। लेकिन हम हाई पावर्ड मनी में जो करेंसी होता है प्लस हम जो बैंक में भी जो डिपॉजिट किए हैं उसको भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, मनी सप्लाई जो है वो सिर्फ पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट को इंक्लूड करती है, और हाई पावर्ड मनी जो है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक एंड कैश रिजर्व विथ बैंक्स दोनों को इंक्लूड करती है। यही बेसिक डिफरेंस है हाई पावर्ड मनी में। ठीक, अब हम समझते हैं मनी मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है, मतलब मल्टीप्लायर कैसे काम करता है, अगर या फिर कोई बैंक जो है वो कैसे फंक्शन करती है। तो उसका सिंपली आप एक एजम्पशन ले लीजिए कि ऑल ट्रांजेक्शन आर रूटेड थ्रू बैंक। सारे जो ट्रांजेक्शन है एजम्पशन कर लीजिए कि बैंक के थ्रू हो रहे हैं आपके, ठीक, और
जो इनिशियल डिपॉजिट आपने 1000 रुपीज़ का किया है, और बैंक जो है अपने पास रिज़र्व मतलब हम जैसे आप नॉर्मली रिज़र्व या सेविंग जिसको बोलते हैं, उसे हम इकोनॉमिक के लैंग्वेज में CRR कहते हैं, कैश रिज़र्व रेशियो, कैश का रिज़र्व करना। तो मान लेते हैं कि आप 1000 रुपीज़ जमा करते हैं और बैंक जो है अपना 20% उसका रिज़र्व रखती है। कभी भी आप बैंक में जमा करते हैं पैसे, तो वो टोटल पैसे आपको नहीं देती है। वो क्या करती है कि अगर आप 1000 रुपीज़ जमा किए हैं तो उसका 20% वो एज ए रिज़र्व रख देती है कि कुछ भी आपको तुरंत, अगर आप जो तुरंत डिमांड की है आपको करेंसी की या पैसे की, तुरंत आप चेक से निकाले तो वो आपके पास हो, उसके लिए वो रिज़र्व रखती है। और बाकी जो आपके 800 रुपये है वो लैंडिंग कर देती है, लोन दे देती है। ठीक, तो कैसे फंक्शन करती है, पहले क्या करती है कि 1000 रुपीज़ वो आपसे इनिशियल डिपॉजिट लेती है, 20% वो अपना कैश रिजर्व रख लेती है, 20% विच मीन्स 200 रुपये, 80% मतलब 800 रुपये वो लेंड कर देती है एज ए लोन के फॉर्म में, जिससे उसको प्रॉफिट हो। जब वो 800 रुपये लैंड करती है, ठीक है, लोन के फॉर्म में, तो फिर वो कैश रिजर्व फिर उसमें सेकंड जो है, अगर आदमी है या कोई और है तो वो 800 रुपये डिपॉजिट करता है। ठीक, जब वो 800 रुपये जब देती है ना, तो वो उसका इंटरेस्ट उसको मिलता है। ठीक, तो वो 160 रुपये, फिर 20% जो होगा उसका रिजर्व हो जाएगा 800 में से, तो फिर क्या बचा उसके पास 640। वो फिर उस 640 को मतलब वो कर देती है, फिर वो 640 जो तीसरा इंसान है वो डिपॉजिट करेगा, तो उसमें से वो फिर 20%, मतलब ये ऐसे चलता चलता रहता है। तो बैंक इसी पैसे अपने कहाँ से क्रिएट करती है, इसी रिज़र्व से, इसी रिज़र्व से, और जो लोन वो क्रिएट करती है आपके पैसे से ही वो अपना रिज़र्व रखती है, और उस पैसे को फिर लोन में एक्सटेंड कर देती है। उससे क्या होता है, उसका मनी जो है मल्टीपल होता रहता है। जब एक इंसान से उसने लिया, फिर दूसरे इंसान को वो लैंड कर दिया और अपने पास 20% एज ए रिज़र्व रख लिया, जिससे कि अगर कोई तुरंत डिमांड करे अपने पैसे की तो वो दे सके। ठीक, उसके बाद जब वो लोन देती है तो लोन फिर जब जाता है तो फिर कोई और डिपॉजिट करता है, मतलब वो 800 रुपये जो जिसको लोन दिया है फिर उसने डिपॉजिट किया 800, तो फिर उसका 20% रख लेती है 160, ऐसे कर करके वो मनी मल्टीप्लाई होता जाता है। तो एज अ रिज़ल्ट आप अगर हम कह लेते हैं कि 5 से 6 बार, मतलब 5 बार वो अगर मनी 6 बार वो हुआ मल्टीप्लाई, तो उसका टोटल डिपॉजिट कितना होगा 5000, उसका रिज़र्व कितना हो जाएगा 4000, मतलब बैंक को 1000 रुपये से 5000 उसको बना दिया, अपने पास रिज़र्व भी 4000 रख लिया, और जो लोन है वो भी एक्सटेंड कर दिया 1000 रुपये का। दिस इज़ कॉल्ड अ मनी मल्टीप्लायर एंड फंक्शंस ऑफ बैंक। ठीक, टोटल डिपॉजिट जो है 5 टाइम्स हो जाता है इनिशियल डिपॉजिट की, किस लिए, क्यों, बिकॉज ऑफ मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, और मनी मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है 1/LRR, 1/लीगल रिजर्व रेशियो। लीगल रिजर्व रेशियो मैं आगे चल के पढ़ाऊँगी, लीगल रिजर्व, CRR, SLR, ये आपके RBI या बैंकिंग चैप्टर में है। ठीक है, अब हम कुछ फैक्चुअल चीज़ें जान लेते हैं इशू ऑफ करेंसी से। जितने भी नोट होते हैं या पेपर करेंसी जितनी भी होती है, वो सारे कौन इशू करता है, RBI करती है, ये तो सबको पता है। पेपर करेंसी और कॉइन जो है वो सब कौन करता है, RBI करती है। पर 1 रुपये का जो नोट है वो फाइनेंस मिनिस्टर के साइन पे होता है। ठीक है, वो फाइनेंस मिनिस्टर 1 रुपये नोट इशू करता है, और बाकी सारे नोट्स और जितने भी रिजर्व्स हैं वो कौन कंट्रोल करता है, RBI रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी एंड मैनेजमेंट के कॉपरेशन से हम इशू करते हैं जितने भी रीजनल बैंक ऑफिसेज जो इंडिया में क्रॉस हैं, उसको छोड़ो हटा। अब हम समझते हैं इशू ऑफ करेंसीज़ को, कुछ फैक्चुअल चीज़ें इशू ऑफ करेंसी से, जैसे कि 1 रुपीज़ का नोट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है, और बाकी जितने भी नोट्स हैं, कॉइन्स हैं, वो कौन इशू करता है, RBI इशू करती है। उसके बाद हम समझते हैं कि in India, currencies are issued by RBI with backing of reserve compromise of gold and foreign exchange, foreign currency। मतलब इसका ये है कि जो इंडिया में करेंसी तो RBI इशू करती है, लेकिन हम कभी कभी ये नहीं सोचते कि क्यों नहीं RBI जो है खूब ज़्यादा मनी प्रिंट कर देती है, गरीबी ही हट जाती। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि एक ब्रिटेन कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो
वो भी मैं आगे बताऊंगी, बट आपको एक ग्लिम्स दे दे रही हूँ। उसमें डिसाइड हुआ था कि कोई भी कंट्री उतना ही प्रिंट कर सकती है जितना उसके पास रिजर्व है। रिजर्व मतलब आरबीआई के पास कितना रिजर्व है। तो आरबीआई जो फॉलो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ठीक, मिनिमम रिजर्व सिस्टम 1956 के बाद जो है आरबीआई ने मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें उसको 200 करोड़ रुपीस उसको मतलब सेव करना होगा और कुछ गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। जैसे जैसे कितना 200 करोड़ जो है रुपी में और 150 करोड़ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बुलियन, ठीक। तो इसको कहते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अभी हमारे पास कितना है 600 अप्रॉक्स है, अभी कुछ कम हुआ है क्योंकि आरबीआई ने जो है कुछ डॉलर सेल किए हैं रुपी को उठाने के लिए, तो 595 कुछ है। तो इसके लिए जितना अगर करेंसी के पास जितना आरबीआई के पास रिजर्व होगा वो उसी के मुकाबले आपको रुपी इशू कर सकती है। कुछ टूल्स ऑफ करेंसी कुछ टूल्स ऑफ करेंसी जान लेते हैं। ये भी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो कि ऐसे आती तो नहीं है, बट स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछी देती हैं कि जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं सब बैंक नोट्स के, वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो 4 प्रिंटिंग प्रेस है इंडिया में। कहाँ पे? देवास इन मध्य प्रदेश में, नासिक महाराष्ट्र में, और मैसूर कर्नाटका में, और सलबोनी जो है वेस्ट बंगाल में है। इन 4 जगह पे है आपका प्रिंटिंग प्रेस। पे बेसिकली आपको ये याद रखना है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है और वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है बैंक नोट्स के। दूसरा आपका हम कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं आरबीआई एक्ट के 1934 के तहत। सेक्शन 22 में दिया है आरबीआई के कि राइट टू इशू बैंक नोट। सेक्शन 24 में डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स, सेक्शन 25 में फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स, एंड सेक्शन 26 में लीगल टेंडर एंड करेक्टर ऑफ नोट्स।